नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। ना सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आज की खबरों का सवाल है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि संघ परिवार से लेकर बीजेपी, RSS के जो ज़ैली तंजीमें हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि किस तरह उससे जुड़ी दूसरी जो तंजीमें हैं या जमातें हैं तालिबान को क्या कहते थे, तालिबान को दहशतगर्द कहते थे। और आज ऐसा लगता है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा दहशतगर्दों से मुलाकात कर रहे हैं। आज हमारे अहदेदार दहशतगर्दों को ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दे रहे हैं। और आज हमारे जो अहदेदार हैं, हमारी जो मोदी हुकूमत है, वो दहशतगर्दों की मेज़बानी कर रही है। यानी उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ बल्कि उनके हिसाब से। तो बहरहाल अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी, मौलवी मुल्ला अमीर खान मुत्तकी हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान के 6 रोज़ा दौरे पर है। और आपको ये बता दूं कि योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत है उत्तर प्रदेश, जहां मुसलमानों की जो आबादी है जुमला आबादी का 20% हिस्सा बनता है। तो बहरहाल वहां जिस तरह मुसलमानों को सताया गया, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जिसका सिलसिला अब भी जारी है। मामूली बातों पर, मामूली वाक़यात पर मुसलमानों को निशाना बनाना वहां की हुकूमत की आदत हो गई है। वैसे भी अब सारी दुनिया में जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो भी बहुत मशहूर हो गई है और अपनी नेकनामी के लिए वो जानी जाती है, अपनी कारकर्दगी के लिए वो जानी जाती है, अपनी हद से ज्यादा एक्टिव होने की वजह से वो जानी जाती है। और आप कहेंगे कि जाने जाना बहुत बड़ी बात है, ऐसी बात नहीं है, अपनी बदनामी के लिए वो जानी जाती है। जिस तरह के इक़दामात वो कर रही है उस पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस हुकूमत के और बीजेपी के इशारों पर नाचती है, रक्स करती है। उसी तरह कोई रखासा यानी उसके यानी जो दलाल होता है उसके इशारों पर रक्स करती है। तो बहरहाल नाज़रीन, अब आपको बता दें कि अमीर खान मुत्तकी का जब जिक्र आता है तो उन्होंने दारुल उलूम देवबंद का दौरा किया है। ये आप देखेंगे न सिर्फ यानी बरसगीर हिंदू पाक बल्कि सारी दुनिया की मुमताज़ तरीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इसका शुमार होता है। और वहाँ आपको ये बताना ज़रूरी है कि कम अज़ कम 34 या 35 शोबे जात हैं और उसमें 4000 तलबा वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन इसमें बैरूनी तलबा की तादाद शामिल नहीं है। तो बहरहाल उन्होंने दौरा किया, वहाँ पर तालिबान के जो वज़ीर ख़ारजा है, उनकी तालिबान हुकूमत के, उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। और आपको यही बता दूँ कि इसके लिए दारुल उलूम देवबंद के कम अज़ कम 15 जो उलमा हैं, मुमताज़ उलमा, उनकी एक फहरिस्त तैयार की गई। उन्होंने अपने मेहमान का इस्तकबाल किया और दारुल उलूम देवबंद पहुंचने पर वहाँ दरस हदीस हुआ और फिर मुत्तकी को यानी मुल्ला अमीर खान मुत्तकी को सनत हदीस भी दी गई। तो ये खबर है। लेकिन आपको बता दूं कि फ़िरका परस्त दरिंदे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और तड़प रहे हैं और हाथ मसल रहे हैं कि जिसको कल तक हम दहशतगर्द कहा करते थे वो आज हमारा मेहमान है और हमें मजबूरन उसकी मेज़बानी करनी पड़ रही है, उसे इज्जत देनी पड़ रही है। तो याद रखो, इज्जत देना का वाला बेहतर जो है वो अल्लाह ताला है, और जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। और आज के वाक़े से पता चल रहा है कि किसको इज्जत मिली है, किसको जिल्लत मिली है। अहम बात यह है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने भी उनसे बात की है, अमीर खान मुत्तकी से। और आपको ये भी बता दूं कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की बात की। और आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान के लिए ये मौका बेहतर है, पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान इख्तलाफात है और उसका फ़ायदा हिंदुस्तान उठा सकता है। और इस बारे में मुमताज़ माहिर तालीम सिद्दीक साहब क्या कहते हैं, हम जानना चाहेंगे। क्या साहब, सबसे पहले वो हमारे मेहमान हैं, बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो, आपका काम है उनका इस्तकबाल करें, उनकी इज्जत करें, वो करें, अननेसेसरी क्रिटिसिज्म वगैरह करने की जरूरत नहीं है। जी जी। और दूसरे एक बहुत बड़ी बात है कि अफगानिस्तान के यहाँ पे एम्बेसी खोलने जा रहे हैं ये लोग, और इंडियन एम्बेसी वहाँ खोलेंगे, वहाँ पर भी खोलेंगे। और ये बहुत ही जो है ना एक मेरे ख्याल से एरिया के हिसाब से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है बहुत इंडिया और अफगानिस्तान की। और बिल्कुल जो है ना उसको ये जो साइड की चीज़ें हैं उसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, यानी आगे चल के जो है ना फ़ायदा हो सकता है। जी जी। और ये मेरे ख्याल से यही बात जहन में होंगी। अब ये तो मालूम है फ़िरका फ़रस्त जो जानवर हैं, दरिंदे हैं, इनका तो काम है हर वक्त जो है ना
ہر وقت جو ہے نا کرٹیسائز کرتے رہنا چاہے کسی صورت سے ہو، ان کو جو ہے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے، کوئی موقع لوگ جانے ہاتھ سے نہیں دیتے ہیں جو ہے نا۔ جی 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 تو اب جہاں تک اور ایک مسئلہ ہے کہ بھئی وہاں پہ کوئی ویمن جو ہے نا کوئی جرنلسٹ کو کیوں انوائٹ نہیں کرے، اس پہ کافی اچھا کل کی جو پریس ہوئی ہے پریس کانفرنس، اس میں کافی لان تان ہو رہی ہے، کافی چیخ پکار ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں بھائی اس میں جو ہے نا ان کی مرضی ہے، ان کو جس کو چاہے بلا سکتے، جس کو چاہے نہیں بلا سکتے۔ جی جی تو اب یہ سوال جو ہے نا یہ لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیوں نہیں بلایا گیا جو ہے نا، تو جس میں ملون تسلیمہ نسرین بھی شامل ہے، اس میں اس کا بھی جو ہے نا بیان آیا ہے کہ وہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو ہے نا کہ یہ کیوں نہیں بلایا نہیں، گیا۔ یہ بی جے پی حکومت کا قصور ہے دیکھیے۔ جی ہاں بالکل، تو اس کے لیے مطلب ہے کہ مطلب جو بھی ہوا ٹھیک ہے، لیکن اب اس کو لے کے کر کے اتنا بڑا ایشو بنانا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے بزنس کی حد تک کئی یعنی حساب سے بہت اہم جو ہے نا اسٹریٹجک جو ہے نا پارٹنرشپ ہے افغانستان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب آپ جن کو کسی زمانے میں دہشت گرد کہتے تھے، سب کچھ کہتے تھے، امریکہ بھی کہتا تھا، لیکن اب دے آر پیسفل پیپل، اب امن پسند ہو گئے وہ لوگ جو ہے نا۔ جی ہاں جی ہاں۔ تو آپ کو جو ہے نا بھول جانا چاہیے، آپ کو ہاتھ ملانا چاہیے جا کے جو ہے نا، میرا ایسا خیال ہے اپنا۔ بالکل صحیح ہے، اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک افغان طالبان کا سوال ہے، جو بی جے پی ہو یا پھر آپ دیکھیں گے آر ایس ایس کی جو ذیلی تنظیمیں ہیں، انہوں نے وہ افغان طالبان کو دہشت گرد قرار دیا تھا، لیکن یاد رکھیں کہ انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہوتے ہیں یعنی بین الاقوامی تعلقات جو ہوتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی یعنی مستقل دوستی یا دشمنی نہیں ہوتی، بلکہ مفادات مستقل ہوتے ہیں۔ آپ کے مفادات کو دیکھنا چاہیے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کوئی کارنامہ مودی کا یا امت شاہ کا یا پھر آپ دیکھیں گے کوئی اور یا ایس جے شنکر کا کارنامہ نہیں ہے۔ میں یہ پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، پوری گارنٹی سے، پورے چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کارنامہ ہے تو ہمارے مشیر قومی سلامتی اجیت دوول کا ہے، اور اجیت دوول کے نتیجے میں ہی افغانستان اور پاکستان کے درمیان اختلافات عروج کو پہنچ گئے ہیں، اور اب یہ دیکھیں کہ ان اختلافات کا ہندوستان کس طرح فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ جس انداز میں پاکستان تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، تو طالبان اس کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے تحریک طالبان پاکستان کی، اور اس کے بعد پاکستان حملہ کرتا ہے اور متقی دور ہند پر ہوتے ہیں تو افغانستان میں دھماکے ہوتے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے حملہ کیا ہے، فضائی حملہ کیا ہے، دہشت گردوں کے اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ لیکن یاد رکھیے جو دہشت گردوں کی یعنی سرپرستی کرے گا، حوصلہ افزائی کرے گا، اور خاص طور پر مذہبی جنون پسندوں کی، وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہی جو سام جس نے اسے پالے ہیں وہی اس کے ڈسنے والے ہیں، اور یقین مانیے وہ ڈس کے رہیں گے۔ اور پاکستان کا حال یہی ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو مذہبی جنون پسندی بڑھ گئی تھی اور جس انداز میں دہشت گردی کے واقعات پیش آئے تھے، آپ کو اندازہ کیجئے کہ یہ جاریہ سال 900 سے زائد پاکستانی فوجی اور پاکستانی عام شہری دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں اور شہید ہوئے ہیں، اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو ایسے میں ہندوستان کے لیے بھی ایک سبق ہے، اور یہاں کے جو فرقہ پرست درندے ہیں اور فرقہ پرست جو کتے ہیں جو بار بار بھونکتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، انہیں بھی سمجھ جانا چاہیے کہ اگر یہ مذہبی جنون پسندی نقطے عروج پر پہنچ جائے گی، انتہا پسندی کو پہنچ جائے گی، تو ان کا بھی حال اسی طرح کا ہوگا جو پاکستان کا ہو رہا ہے۔ بالکل ریاض صاحب، ہندوستان بھی وہی جو ہے نا ڈائریکشن میں جا رہا ہے، نہیں جانا چاہیے، بہت خطرناک بات ہے۔ آج ہندوستان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آپ بار بار جو ہے نا پاکستان کو کہتے ہیں مذہبی انتہا پسندی، مذہبی جنون پسندی سب ہے، ارے آپ کے پاس کیا ہے وہ تو دیکھو، آپ تو کس طریقے سے آپ بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں، وہی لائن پہ جا رہے ہیں، اس سے خطرناک انداز میں جا رہے ہیں۔ اور آپ کے پاس تو ایک دم سیکولر ملک ہے، یہاں پہ کتنے لوگ مذہب کے بستے ہیں، یہ تو ہمارے لیے کتنی خطرناک باتیں بتائیے۔ جی ہاں جی ہاں۔ اگر آپ اکثریت کی جنون پسندی میں اگر آپ چلے گئے ہندوستان، تو بتائیے وہ ٹکڑے ٹکڑے بڑھ جائے گا کئی خانوں میں جائے۔ ارے کتنا خوبصورت گلدستہ ہے ہندوستان، دیکھیے اتنی بڑی مثال کے پھول ہیں۔ اگر آپ ہندوستان کا دورہ کریں گے صدیق صاحب، آپ تو کرے ہوں گے، آپ کشمیر جائیے، ایسا لگتا ہے کہ کشمیر دنیا میں جنت بنا دی گئی ہے۔ اگر آپ ہماچل پردیش جائیے، آپ ساؤتھ کی طرف جائیے تو آپ کو ایسے بلند و بالا پہاڑوں کا ایک سلسلہ دکھائی دے گا، سرسبز و شاداب درخت نظر آئیں گے، جنگلات کا ایک وسیع علاقہ نظر آئے گا۔ یعنی قدرت نے ہندوستان کو قدرتی حسن سے مالا مال کر دیا ہے، اور یہ جو دلندر ہوتے ہیں، یہ جو دلندر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ نسلی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، زبان کے لسانی اعتبار سے، ہر لحاظ سے جو ہے نا خوبصورت گلدستے کی طرح ہندوستان۔ جی جی۔ اگر آپ اس کو جو ہے نا ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو بتائیے ہندوستان بچے گا کہاں سے، یہ بتائیے۔ ہر ایک کی اپنی آئیڈینٹی ہے، ان کا کلچر ہے، ان کی تہذیب ہے، ان کا مذہب ہے، زبانیں، کئی چیزیں یہاں پہ، ہر چیز مکس ہو کے
यहाँ पर खत्ती तौर पे मजहबी शिद्दत पसंदी कामयाब नहीं हो सकती, यहाँ पे सवाल ही नहीं है इसका जनाब। और आप देखेंगे बीजेपी ज़ेर इख्तियार जितनी रियासतें हैं वहां पर मजहबी यानी शिद्दत पसंदी को हवा दी जा रही है, फरोग दिया जा रहा है, और यहाँ तक कि मजहबी जुनून पसंदी अपने इंतहा को पहुंच गई है। और एक खातून है वो अपने आप को बहुत बड़ी साधवी करार देती है, हालांकि साधवी नहीं है बल्कि उसने एक बच्चे को ब्लैकमेल करके उसके खुद भाई ने कहा कि उसके साथ उसका जिनसी इस्तेसाल किया है और उसका कत्ल भी करवा दिया है। और वो वही एक शुकुन पांडे की बात कर रहा हूं मैं, वो उसने तमसीली तौर पर गांधी जी का कत्ल किया है। तो आप अंदाजा कीजिए कि इस तरह के जो अनासिर है, इस तरह के गंदे अनासिर जो है हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को तबाह कर रहे हैं, इंसानियत को तबाह कर रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अगर उनकी हुकूमत सरपरस्ती करती है तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का क्या होगा। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। आप जाके आसाम में देखिए वहां पर क्या हो रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी के ज़ेर इख्तियार रियासतों में ऐसे कवानीन लाए जा रहे हैं वो एंटी मुस्लिम है। लेकिन याद रखो, आज तुम तालिबान से हाथ मिला रहे हो और कल तुम ये कहोगे कि तालिबान जब ये कहेंगे कि तुम क्या कर रहे हो तो क्या जवाब दोगे? बिल्कुल यकीनन कल के दिन ये सवाल होने वाला है। हाँ जी, हाँ दूसरी बात है कि जो साधवी का वर्ड है उसका जो है ना तुम लोग मिसयूज कर रहे हैं, हालांकि साधवी का वर्ड जो है ना इन्हें हिंदुइज्म के हिसाब से बहुत ही मुकद्दस है। जी जी। लेकिन ऐसे टेंटेड लोगों को जिसकी छवि मुतासिर है, खराब है इंतहाई, उनके लिए बस एक साधवी का टाइटल उनको दे दिया जा रहा है। नहीं देना चाहिए, बहुत ही गलत है। ये गलत है जो है ना, इन्हें हिंदुइज्म के ऊपर बहुत बड़ा रिमार्क है। खासतौर पे जो है ना कई ऐसे रेपिस्ट भी हैं जो जेल में भी बंद है, जी हाँ, वो भी जो है ना संत कहते हैं, उनकी जो है ना मतलब पूजा की जाती है। अरे वो जेल में हकीकी बंद है। संतों की तौहीन है ये। बिल्कुल बिल्कुल, जो किधर हैं बेचारे, वो किधर पड़े हुए पता नहीं जाए। जी जी। लेकिन जो इतने क्रिमिनल्स हैं उनको आप जो है ना भगवान बना के पेश करें जो जेलों की सलाखों के पीछे जाए। अरे हकीकी जो संत होते हैं, हकीकी जो साधु होते हैं, वो मोहब्बत बांटते हैं, अमन बांटते हैं, इंसानियत की कदर करते हैं। ये संत नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि ये सांप और सपूले हैं जो हिंदुस्तान को तफरीके पर यानी मजहबी बुनियाद पर तकसीम कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह की जहरीली बातें करते हैं। ये दूसरे मज़ाहिब का एहतराम नहीं करते। और एक हमारे शहर में आपने देखा कि खुद को बहुत बड़ा हिंदुत्व का चैंपियन करार देता है। अगर उसको कहें कि संस्कृत में कुछ आप वायद पढ़ के सुनाए तो मैं चैलेंज दे सकता हूं, नहीं पड़ेगा। जी, आपको मालूम है अवाम पूरी जो है ना हंगामा करे कि भाई उसके ऊपर जाके मालूम है, जाके अवाम पूछ रही कि तेरे एरिया में इतने तबाही मची, रोडों का इतना हाल है, तो क्या करा आखिर? जी हाँ, उसको बड़ा जो है ना गुस्सा आ रहा उसको जाना। अरे मलून के खिलाफ आज एहतजाज हुआ है, इतना जबरदस्त तरीके से अवाम खुद आ गई कि भाई तू कर क्या रहा, तू एमएलए है, तू कर क्या रहा है। और आप देखिए वो किस कदर बदनाम हो गया है। लोग उसका नाम नहीं ले रहे हैं बल्कि मलून के नाम से उसे याद कर रहे हैं। और उस मलून के बारे में आपको नाज़रीन बता दूं कि उसके असेंबली हल्के में आज जबरदस्त एहतजाज हुआ। मैं गोशा माइल की बात कर रहा हूं और वहां पर आप देखेंगे कि मलून के खिलाफ सियाह परचम लेकर खवातीन और मर्द बाहर निकले। कोई मुसलमान नहीं बल्कि आप देखेंगे कि जो हमारे गैर मुस्लिम भाई है वही निकले और उन लोगों ने इल्जाम आयद किया कि अरे बेवकूफ, तू क्या कर रहा है, सिर्फ मजहब का नाम लेता है। और सिर्फ अगर देख यहाँ पर कोड़ा करकट के अंबार हैं यानी कचरे के अंबार पड़े हुए हैं और ड्रेनेज बह रही है, हर तरफ गंदगी का माहौल पाया जाता है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं और तू हिंदुत्व का नाम ले रहा है खाली। या साहब पार्टी में उसकी हैसियत क्या है? जी जी, मालूम है ना, धोबी का गधा, वैसी कैफियत हो चुकी है ना, घर का रहना घाट का। बिल्कुल बिल्कुल रहा। और जो है ना पार्टी उसका वो हशर करके रख दी, उस पर यह हालत है इसकी। अगर पार्टी उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देती, कोई मुकाम देती, एक पोस्ट देती, तो पता नहीं क्या करता, नहीं मालूम। लेकिन नाज़रीन आपको बता दूं, उस मलून ने कह दिया है कि अब मैं 3 साल उसकी मियाद बाकी है और 3 साल में क्या हो सकता है ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंसान की जो जिंदगी है और मौत जो है वो उसका तो फैसला कुदरत करती है। और ये कहता है कि मैं 3 साल के बाद पार्टी और सियासत से यानी पॉलिटिक्स से सबकदोश हो जाऊंगा। अब ये देखना है कि ये क्या कहता है, कभी ये कहता है कभी वो कहता है। तो बहरहाल मजहबी जुनून पसंदी जब तक रहेगी, यकीन मानिए कि हिंदुस्तान में आलमी सतह पर बदनाम होता रहेगा। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी ये जान लेना चाहिए कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कपड़े देखकर पहचानने की बात करते हैं, ये मजहबी जुनून पसंदी नहीं तो और क्या है। ये बटन, ईवीएम का बटन दबाओ ऐसे ये कहते हैं हमारे अमित शाह वज़ीर दाखिला है, वो किस तरह की बातें करते हैं। इनको कभी जब बात करते हैं, अपना मुंह खोलते हैं तो इन्हें ये सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं और हम किस ओहदे पर फायज हैं। अब हम बीजेपी के लीडर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला है, हम बीजेपी के कायद नहीं बल्कि हम हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म है। अगर ये सोच ले तो मैं समझता हूं कि किसी की दिल आजारी नहीं होगी। इनको टोपी से एतराज है, लिबास पे एतराज है, लिबास के कलर पे एतराज है, इनको जो है ना खाने पे एतराज है,
تو बचा क्या ये बताइए। अरे हाल ही में आप देखेंगे कि चंद हिंदू लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो पार्टी कर रहे थे और जब ये कोई जाता है जुनून मजहबी जुनून पसंदी उनको कहता है कि साड़ी पहनो वरना हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये आपके बाप की जागीर है, मैं जो चाहूं कपड़े पहन सकता हूं और तुम जो चाहे पहन सकते हो। मैंने तुम्हारे कपड़ों पर एतराज किया, मैंने तुम्हारी इबादत पर एतराज किया, क्या मैंने तुम्हारे खाने पीने पर एतराज किया? हरगिज नहीं किया। तो फिर तुम कौन होते जो मेरे खाने पर, पीने पर, मेरे कपड़ों पर, मेरे लिबास पर, मेरी टोपी पर, मेरे पैजामे पर तुम एतराज करते हो? मजहबी लिबास पहन के तो ये लोग क्राइम कर रहे हैं ना रियाज साहब। उनका जो भी मजहबी लिबास है ओढ़ के करके लोग जो है ना बड़े बड़े क्राइम्स कर रहे हैं जो है ना, चाहे आप उसको साधु का लिबास बोलिए करे। अरे आप देखिए दिल्ली में चैतन्यानंद एक बड़ा दल्लाल गिरफ्तार हुआ है, उसका मजहबी लिबास देखो आप जाफरानी कपड़े पहना हुआ है, एक बहुत बड़े धर्मशाला का वो है, यानी एक स्वामी है वो। अरे किस तरह का स्वामी है? तो अपने बेटियों का सौदा कर रहा है अरबों, यानी आप देखेंगे दुबई के शेखों के साथ दल्लाली कर रहा है तू। जी हाँ बिल्कुल जो है ना, पकड़ के लाया गया उसको। तो ऐसे यानी भेष बदल के कई किस्म के लोग खुद उनमें बहे, तो उसको जो है ना पकड़िए जाके, उसके लिबास पे सवाल उठाइए कि भाई तू क्यों ऐसी हुलिया अपनी शक्ल बना रखा है। अब चैलेंजरों में अगर बीजेपी है या संघ परिवार के जो लोग हैं और जो कहते हैं कि अगर आप जो मुसलमानों को पाकिस्तान जाने का मशवरा देते हैं तो उनसे मैं ये चैलेंज करके कहता हूं कि क्या वो अब तालिबान जो वजीर खारजा है अमीरुल्लाह खान मुत्तकी, उनके खिलाफ एक बकवास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर भी ऐसे कई फिरका परस्त तंजीमें हैं जो ये कह रही हैं कि मुत्तकी को क्यों आने दिया गया है हिंदुस्तान। अरे तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे दिमाग, मैं समझता हूं कि तुम्हारी अक्लें जो है वो यानी बुझ सी गई हैं, अकल काम नहीं कर रही है। इंटरनेशनल रिलेशन बनाना जरूरी है। हम किस किस से दुश्मनी मोल लेंगे? हिंदुस्तान के अब दोस्त कहां हैं बताइए आप? जी हाँ, अतराफ से घिरा हुआ है, दुश्मनों में घिरा हुआ है हिंदुस्तान जो है ना। अगर आप पड़ोसी मुल्कों से अगर दोस्ताना ताल्लुकात नहीं रखेंगे तो फिर किससे का चाइना से रखेंगे आप? जी जी, तो ये चाइना से बिल्कुल जो है ना। तो बहरहाल नाज़रीन, मैं समझता हूं कि तालिबान के साथ दोस्ती का बेहतरीन मौका हिंदुस्तान को मिला है। पाकिस्तान से इख्तलाफात तालिबान के पैदा हो गए हैं और इस मामले में आपको बता दूं कि हमारे जो मुशीर कौमी सलामती है अजीत दोवल वो अहम कारनामा अंजाम दे चुके हैं और दे भी रहे हैं। और मैं आपको ये पूरा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है, इस पर ज्यादा नहीं बोला जा सकता, इसलिए मैं कहता हूं कि इस मामले में ना मोदी का रोल है ना अमित शाह का रोल है, पूरी तरह अजीत दोवल का रोल है जो हमारे मुशीर कौमी सलामती है। और आपको यही बता दूं कि फॉरेन रिलेशंस में यानी बैरूनी ताल्लुकात में अगर हम तालिबान को नजरअंदाज करते हैं सिद्दीक साहब, वहां पर आप देखिए कि तालिबान हिंदुस्तान को कई मौके दे सकते हैं। वहां पर अगर सड़कें बिछानी है, वहां पर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन तामीरी काम है, वहां पर डैम बनाने हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे सनत और हुर्फत को फरोग देना है तो तालिबान के साथ हिंदुस्तान खड़ा हो सकता है। कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं इनको दोस्ताना ताल्लुकात रखे तो बिजनेस के कई मौके और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। इंतहा ये बिल्कुल डेवलप नहीं है, वो बिल्कुल जो है ना अंडर डेवलप है, बिल्कुल अनडेवलप्ड है बिल्कुल एरिया। उसको इन्हें करने में तरक्की हिंदुस्तान काफी मदद कर सकता है। और दूसरी बात अपन ये समझ रहे होंगे कि वहां पर हम मौके से तो फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अमेरिका की तरह अगर चालाकी करेंगे तो अमेरिका का जो हाल हुआ, तालिबान ने जिस तरह अमेरिका को जलील कार करके दिया, और तालिबान की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा दीजिए, उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए, उनके ईमान का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने बेसरो सामानी के आलम में अफगानिस्तान को अमेरिकी फौज का कब्रिस्तान बना दिया था। बिल्कुल हर चीज छोड़ के भागे वो लोग। हाँ, तमाम सामान छोड़ के वहां पे हथियार छोड़ के भागे निकलने पे मजबूर है। अरे हद तो यह है कि जब अमेरिकी फौज नहीं बल्कि नेटो के तमाम ममालिक के फौजियों ने मिलकर 27 साल तक तालिबान का मुकाबला किया और तालिबान ने उनको शिकस्त दी थी। शिकस्त ही नहीं दी बल्कि अमेरिकी जो फौजी होते थे और जो नेटो के फौजी होते थे वो रात में अगर निकलते तो डायपर अपने ड्रेस के अंदर पहने निकलते थे। जी बिल्कुल जो है ना। और उससे पहले रशिया का वही हशर हुआ वहां पर। अरे अहमद शाह मसूद ने तो वादी पंशीर को रूस का कब्रिस्तान बना दिया था। बहुत जो है ना, बहुत ही जो है ना, जो भी गया बहरहाल वहां पे जो है ना बहुत बेइज्जती हो कि वहां से निकाला गया उसको। तो बहरहाल नाज़रीन, अब देखना है कि मोदी हुकूमत पर क्या ये तनकीद करने की हिम्मत कर सकते हैं। जिस तरह ये कह रहे हैं कि ये खाना नहीं खाना चाहिए, ये पानी नहीं पीना चाहिए, ये कपड़े नहीं पहनना चाहिए। अरे कि बहुत अफसोस हुआ मेरे को, अब गैर मुस्लिम लड़कियां हैं, वो हिंदू लड़कियां हैं, हिंदुत्व से ताल्लुक रखती हैं, सनातन धर्म के मानने वाली है, उनसे कहा जा रहा है कि तुम ये नहीं लिबास नहीं पहनोगे। अरे तुम अपने घर में तो पहनाओ लिबास। हाँ, तुम अपने साधु संतों को जो खुद साख्ता है उन्हें सुधारो। वो बच्चों का इस्तेसाल, जिनसी इस्तेसाल कर रहे हैं, तालीमी इदारों में उनका जिनसी इस्तेसाल किया जा रहा है। अब देखिए चैतन्यानंद जो है वो बच्चों से कहता है कि अगर तुम्हें चलना है तो इंटरनेशनल टूर कीजिए मेरे साथ, और क्या ले जाकर वहां क्या करता है, उनकी इज्जत नीलाम करता है, उनकी सौदेबाजी करता है। अरे आप अंदाजे कीजिए, पुलिस, ये मैं नहीं कर रहा हूं, पुलिस ने खुद तहकीकात में कहा है कि उसने वहां दुबई के जो लोग हैं, मुकामी लोग हैं, उनके लिए लड़कियों का इंतजाम करने के क्या भी कोशिश की है। कहां से वो भी
सब में बड़े मैनेजमेंट स्कूल जो हाँ। मैनेजमेंट कॉलेज है दिल्ली वो भी का, एक मजहबी वहाँ से- ट्रस्ट के जरिए जी हाँ, चलाने जाने वाला वो बिल्कुल है। जो ना। तो बताइए कि एक तालीमी जगह, तालीम कितनी मुकद्दस जगह होती है, जी, वहां जी। से इस किस्म का वो स्कैंडल वो पूरा चला रहा था, पूरा कंप्लीट विद्या का मंदिर होता है मेरे भाई। तालीम को क्या कहा जाता है सनातन धर्म में? विद्या का मंदिर, सरस्वती, यानी सरस्वती, हाँ सरस्वती बाज़ाब्ता गॉडेस है इसकी। जी हाँ। तो वहां से अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो आप बताइए फिर बचा क्या है? फिर ये बताइए जी, तालीम जी। का। और आप कुछ कहते हैं तो कहते हैं अरे ईसाई बना रहे हैं, मुसलमान बना रहे हैं, तब्दीली मजहब के खिलाफ कानून ला रहे हैं। अगर तुम में दम है तो फिर दलितों के साथ नारवा सलूक क्यों करते जी हैं? हाँ। अगर तुम में दम है तो आरएसएस का सरबराह एक दलित को बनाओ। बिल्कुल जाना। अरे रियाज साहब, एनसीईआरटी का जो हशर करके रखे लोग, सिलेबस में जो तब्दीलियां लाए, बताइए जाना। जी जी। ये जो यानी जहर जो फैलाया जा रहा है एनसीईआरटी में, ये लोग जो कोई पूछने वाला है, इनको कुछ भी नहीं है जाना। बहरहाल नाज़रीन, हम अब अमीरुल्लाह खां मुत्तकी की बात कर रहे थे, मुल्ला अमीरुल्लाह खां मुत्तकी की बात कर रहे थे। तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि उन्होंने दारुल उलूम देवबंद का दौरा किया और फ़िरक़ा परस्त दरिंदे दारुल उलूम देवबंद को भी दहशतगर्दी का मरकज़ कहते हैं। लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है कि दारुल उलूम देवबंद ने कई ऐसे मुजाहिदीन आज़ादी पैदा किए जिन्होंने अंग्रेज़ों पर हैबत तारी कर दी थी और अंग्रेज़ उनसे डरा करते थे। तो बहरहाल हिंदुस्तानी कौम को ये बताने की ज़रूरत है कि उलमा ने तहरीक आज़ादी में क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी। वैसे भी नाज़रीन, आपको ये भी बताना भी ज़रूरी है कि जैसा कि हमने मलून के बारे में बता दिया है, वो खबर के उसके खिलाफ आप खुद उसके जो इलाके के अवाम है वो एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात आपको ये खेल की तरफ ले जाते हैं, इंडिया वेस्ट इंडीज़ की। और मैं समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ को हिंदुस्तान फॉलोअन इनिंग्स और एक फॉलोअन से करने पर मजबूर कर दिया गई। और आपको ये बता दें कि इस मामले में हिंदुस्तानी बैट्समैन को हम सलाम करते हैं। वैसे भी नाज़रीन, बीजेपी बहुत बड़े बड़े बातें करती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से खबर आ रही है कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश बीजेपी के सदर के बड़े भाई डॉक्टर राम कुमार बंदल ने एक खातून पेशेंट के साथ गैर फितरी अमल किया, बदफेली की, और वो खातून मरीजा थी, उनसे रुजू हुई थी और उसने ये काम कर दिया। उस बूढ़े की उम्र यानी डॉक्टर की उम्र 78 साल बताई जा रही है। उसने ये काम किया या नहीं, ये पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल जाना। और खासकर बीजेपी स्टेट्स में ऐसी न्यूज़ आती है जाना, बीजेपी जहाँ जहाँ हुकूमत है वहाँ पे इस किस्म की न्यूज़ कॉमन है, बहुत कॉमन बात है रियाज साहब। जी जी। और एक आखिरी खबर सुनाते हुए हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। जुबली हिल्स की हम बात करते हैं। वहाँ पर नवीन यादव ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर शदीद तनकीद की है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि मागंटी गोपीनाथ की बेवा को बीआरएस ने अपना टिकट दिया है और वो भी दावे कर रहे हैं कि हम कामयाब होंगे। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और बीआरएस को वोट देना मूसा नदी में अपना वोट फेंकने के मुतरादिफ है। जी जी जी। बिल्कुल। तो अब ये तो चलते रहता रियाज साहब, ये इलेक्शन से पहले इस किस्म की जो है ना होती हैं। जी जी। तो और हम भरोसा भी नहीं कर सकते, अगर कोई मतलब कोई अगर प्रेडिक्शन करता है ये आएंगे वो आएंगी, तो आवाम के टेस्ट पे डिपेंड है। आवाम जिसको चाहती है वो लेके आती है, आवाम के ऊपर रह जाना। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल इसी सही बात के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।